Hello, my intelligent बच्चों. In this video, we will know about the applications of electricity, means how electricity can be used to do our task. इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरह लाइट में, मैकेनिकल एनर्जी में या फिर हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं. बेसिकली हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 डिवाइसेस के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो भी शॉर्ट में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द हीटिंग अप्लायंसेस. ये सारे अप्लायंसेस जो आप देख रहे हो सामने, टोस्टर, आयरन, केटल, स्टोव, वाटर हीटर, इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो वो सारे हीटिंग डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उसमें एक कॉमन चीज होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करना है तो एक बहुत ऑब्वियस सी चीज हम कर सकते हैं कि हम इनमें हाई रेसिस्टेंस का मेटल यूज कर सकते हैं या अलॉय यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे निक्रोम यूज होता है जनरली इसमें. निक्रोम इज एन अलॉय, इट इज नॉट अ मेटल. हम अलॉयज क्यों यूज करते हैं किसी भी डिवाइसेस में? जब मुझे हाई रेसिस्टेंस चाहिए होता है. अलॉय क्या होता है? अलॉय बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर होता है, या कई बार मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स भी मिक्स किए जाते हैं टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी. अब कई बार अलॉइंग इसलिए की जाती है क्योंकि वो मेटल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो उसको हार्ड करना है. कई बार अलॉइंग इसलिए की जाती है ताकि उस मेटल में और शाइन बढ़ाना है. कई बार अलॉइंग इसलिए की जाती है कि मेटल का रेसिस्टेंस हमें हाई करना है. तो निक्रोम इज सच टाइप ऑफ अलॉय विच हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस. तो ये सारी चीजों में हम निक्रोम ही यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. फिर अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो चीजें गर्म हो जाएगी. अब ये याद रखो, जो अंदर में कॉइल्स वगैरह यूज हो रहे हैं इनके, वो निक्रोम के बने होते हैं, ना कि ये कनेक्टिंग वायर. क्योंकि कई बार इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है. तो कनेक्टिंग वायर तो नॉर्मल कॉपर वायर ही बनेगी जो लो रेसिस्टेंस ऑफर करे, क्योंकि हमें ये वाली वायर को गर्म नहीं करना है, हमें अंदर डिवाइस के अंदर गर्मी पैदा करनी है. तो डिवाइसेस के अंदर जो वायर रहती है, अंदर जो कॉइलिंग रहती है, वो निक्रोम अलॉय की रहती है. सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस टू हीट बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टेंस. Okay, so next type of device which we are doing is something like bulb. Bulb में क्या होता है कि electricity is converting into light. Okay, हालांकि आजकल तो बहुत अलग अलग टाइप के बल्ब्स आ गए हैं एलईडी, बट उनका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है. यहाँ पे हम वो वाले बल्ब के बारे में पढ़ रहे हैं जो हम ट्रेडिशनली पहले यूज करते थे. ठीक है, ये जिसमें ऑरेंज कलर की लाइट आती है. ओके, सो इन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट. अब यहाँ पे ये जो वायर यूज हो रही है टंगस्टन की हो रही है. टंगस्टन इज अ मेटल, और ये एक ऐसा मेटल है जिसका बहुत ही हाई रेसिस्टेंस है. और ये इसकी एक खास बात ये है कि ये जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, मे बी 3000 डिग्री सी, वहां पे ये ग्लो करने लग जाता है. ठीक है, तो उसका जो ग्लो है वही हम लाइट के रूप में यूज करते हैं. अब ये ग्लो कब करेगा? जब बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, इस टेम्परेचर पे रीच करेगा. इस टेम्परेचर पे रीच करने के लिए उसे हाई रेसिस्टेंस होना पड़ेगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट फर्स्ट एंड दैट हीट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट, बिकॉज ये टंगस्टन की प्रॉपर्टी है. अगर मैं इसमें और कोई मेटल यूज करूंगी जो ग्लो नहीं करता है तो वो हमारा डिजायर्ड काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट इन दिस बल्ब tungsten metal is used. And why it is used? Because it is high resistance and it glows at very high temperature. अब एक और बात है कि इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि अब कोई दूसरे मेटल तो हो सकता है इतने हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए, बट ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो इसके तीन तीन क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से टंगस्टन ही यूज होता है बल्ब में. हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेसिस्टेंस एंड इट ग्लोज एट हाई टेम्परेचर. यू हैव टू राइट डाउन ऑल द 3 पॉइंट्स. तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर एक भी चीज इसमें एब्सेंट होगी तो वो मेटल किसी काम का नहीं रहेगा, है ना. हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर नहीं होगा किसी का तो इतने हाई टेम्परेचर पे अगर कोई ग्लो भी करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इतने हाई टेम्परेचर में टंगस्टन टेंड्स टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कुछ तो भी बनाएगा. तो इसलिए हम इसमें आर्गन भर देते हैं. आर्गन इज अ इनर्ट गैस. इनर्ट गैस का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव गैस, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है. तो इसलिए इस बल्ब में आर्गन भरा जाता है. तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम आर्गन क्यों भरते हैं. और अगर आपको और भी डिवाइसेस के बारे में जानना है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, या फिर आपके पास गूगल देता है, आप उनसे समझ सकते हो कि एलईडी जो वर्क करती है वो किस तरीके से वर्क करती है. एक्चुअली कुछ एक गैस बल्ब्स भी होते हैं
तो उनमें कुछ डिफरेंट टाइप की गैसेस भर दी जाती है और वो गैसेस जब हाई टेम्परेचर पे जाती है तो वो ग्लो करने लग जाती है, आयोनाइज हो जाती है और वो ग्लो करती है और हमें लाइट देती है। तो अलग अलग मैकेनिज्म है, तो हमें देखना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं ताकि वो हमारा काम करे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूज। एक्चुअली हम ये जो सारे डिवाइसेस देख रहे हैं वहां पे रेसिस्टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पे हम रेसिस्टेंस को यूज कर रहे हैं हीट जनरेट करने के लिए। कई बार हमें हीट डायरेक्टली यूज करनी होती है। लास्ट हमने बल्ब में देखा कि हमें हीट से लाइट में पहुंचना होता है। यहाँ पे हमें हीट यूज करना है मेल्ट करने के लिए। ओके, अब हम पहले समझते हैं कि ये फ्यूज होता क्या है। देखो, हमारे घरों में ये फ्यूज लगता ही है और बड़े बड़े डिवाइसेस में भी वो फ्यूज लगा के भेजते हैं। जैसे कि हमारे ट्यूबलाइट्स में फ्यूज लगा होता है, हमारे मिक्सर ग्राइंडर में फ्यूज लगा होता है, हमारे बड़े बड़े डिवाइसेस जैसे कि फ्रिज, एसी, इन सब के इंटरनल फ्यूजेस भी लगे होते हैं। देखो क्या होता है, ये फ्यूज जैसे सपोज ये हमारा घर है। ओके, अब घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बाहर से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज मेंटेन होता है जो हमारे घर को मिलता है कि इतना वोल्टेज हमें मिलेगा और उसके हिसाब से करंट ड्रॉ करता है। अब करंट जो ड्रॉ हो रहा है वो अल्टीमेट हमारे घर का क्या रेसिस्टेंस है, पूरे सर्किट का क्या रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और ये वोल्टेज कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी वेरिएबल्स होते हैं जिससे कुछ भी हो सकता है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, रेसिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर ये करंट बहुत ज्यादा अंदर चला जाएगा, हमारे डिवाइसेस में चला जाएगा, तो ये हमारे डिवाइसेस को भी डैमेज कर सकता है और बहुत सारी चीजें खराब कर सकता है ये, और बहुत डेंजरस भी हो सकता है। ये करंट जा रहा है, कहीं बाहर से करंट आ रहा है और अगर ये करंट की वैल्यू बढ़ जाए तो ये हमारी चीजों को डैमेज कर सकते हैं और ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो हम जैसे कोई भी हमारे घर के अंदर आता है तो हम एक दरबान बैठाते हैं ना कि इतना अलाउड है कि नहीं है, इतने लोग अलाउड है कि नहीं है। सिमिलरली ये फ्यूज जो है वो एक दरबान की तरह काम करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ये जब करंट आ रहा है तो ये वहां पे बैठा हुआ है चेक करने के लिए कि ये लिमिट से ज्यादा तो करंट नहीं आ रहा है। सपोज हमारे जो फ्यूज लगा हुआ है वो 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, तो वो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट को नहीं आने देगा। अब कैसे नहीं आने देगा, इसका मैकेनिज्म देखो। जैसे ये फ्यूज वायर होती है, यहाँ पे कनेक्टेड रहती है। फ्यूज वायर जो रहती है ये कॉपर या जिंक की बनी होती है। इनका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई रेसिस्टेंस या सुटेबल रेसिस्टेंस हम कह सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं, बट एक्चुअली थोड़ा हायर साइड में ही रहता है, तो हम हाई रेसिस्टेंस ही बोलेंगे। देखो बेटा, हाई और लो जो होता है वो कंपैरेटिव टर्म होता है। किसी के कंपैरिजन में ये हाई रेसिस्टेंस होगा, किसी के कंपैरिजन में ये लो रेसिस्टेंस होगा। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि फ्यूज वायर जो है वो किस रेसिस्टेंस की होती है, हाई और लो, तो हमें हाई बोलना है, क्योंकि जब वो हाई रेसिस्टेंस की होगी तो यहाँ पे हीट जनरेट करेगा। अब आप बोलोगे कि हाई रेसिस्टेंस है तो कॉपर हम क्यों यूज कर रहे हैं, कॉपर का तो बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस नहीं होता है। कॉपर बहुत पतली वायर बना देते हैं, पतली वायर होगी तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। ओके, और लेंथ भी बड़ी कर लेते हैं, कॉइलिंग कर लेते हैं, इस टाइप की चीजें हम लेते हैं। हमको जितना रेसिस्टेंस चाहिए होता है तो उस हिसाब से हम मेटल लेते हैं। तो ये रेसिस्टेंस क्या करेगा, जब 5 एम्पियर से ज्यादा की हीट आई, 5 एम्पियर से ज्यादा का अगर करंट आएगा तो वो उससे हीट में जनरेट तो कर ही रहा है। अब इन सब के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट इतने लो होते हैं कि इन्हें पता है कि भाई अब ये 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट आ रहा है तो वो हीट में जनरेट करेगा। अब इतनी हीट जनरेट होगी कि ये मेल्ट हो जाएगी और ये वायर टूट जाएगी मेल्ट होके। जब ये वायर टूट जाएगी तो अंदर करंट जा नहीं पाएगा, तो इस करंट को अंदर जाने से पहले इस फ्यूज से जाना पड़ता है। तो फ्यूज में अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो फिर ये यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी और टूट जाएगी और हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। तो वो ज्यादा अच्छा है ना, फिर हम चेक कर लेते हैं कि ये फ्यूज वायर ब्रेक हो गई है क्या, तो हम नई वायर लगा देते हैं। बट उस मोमेंट के लिए तो वो करंट आने से बच गया। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्यूज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि फ्यूज एक वायर है समझ लो। यहाँ पे अगर सपोज 15 एम्पियर का फ्यूज है तो वो 15 एम्पियर से करंट अगर ज्यादा जाएगा तो वो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा और वो मेल्ट हो जाएगी और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हम कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई है। वैसे ही हर एक डिवाइसेस में भी फ्यूज लगा होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। अगर मान लो कि जो एसी है वो किसके घर में जा रहा है,
उनके घर का फ्यूज ठीक से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इसलिए एसी वाले अपने अंदर फ्यूज लगा के ही भेजते हैं ताकि इस डिवाइस में जितना करंट जाना चाहिए, अगर उससे ज्यादा करंट हो गया तो वो एसी के अंदर की वायरिंग को खराब नहीं करेगा, वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और जो रिपेयर वाले होते हैं वो सिंपली बस आते हैं, चेक करते हैं कि अच्छा ये फ्यूज उड़ गया, इसकी वायर चेंज कर देते हैं। डिवाइसेस के अंदर जो फ्यूज लगे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइजेस के होते हैं, तो वो वायर चेंज कर देते हैं और हमसे 2,000 रुपए ले जाते हैं आराम से। अगर हमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो हम खुद ही ये वायर को चेंज कर सकते हैं और फिर से हमारा डिवाइस जो है वो वापस वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें भी होनी चाहिए। ये सब बहुत कॉमन डिवाइसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूज अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं और बहुत अलग अलग रेटिंग्स होती है। कौन सा फ्यूज है जो 1 एम्पियर करंट पास करना चाहता है तो वो 1 एम्पियर का फ्यूज होगा। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के और स्ट्रेंथ के फ्यूज यूज किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ थर्मल स्विचेस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। देखो, जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, हर किसी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है किसी न किसी तरीके से। थर्मल स्विचेस में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट होती है तो या तो मेटल एक्सपैंड करता है ना, उससे भी हम बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम मैग्नेटिज्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उससे भी काफी सारे डिवाइसेस बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन डू वंडर्स एंड इट कैन आल्सो बी डेंजरस, सो इट इज अप टू अस कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। So these were the devices which employ electricity for our benefits. I hope you understand this. If you have any doubt, you can give me in comment section. Thank you.